नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। देखिए, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो जरूर एक बार चैनल से जुड़ने का प्रयास करें ताकि उनको इस बात की जानकारी मिल जाए कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर ऐसा भी कुछ वर्क है जो आपको ओल्ड पेपरों का कलेक्शन दे रहा है या आपको जो डेटा है वो बिल्कुल राइट और अपडेटेड है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये पेपर वैसे मैंने इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, लेकिन अधिकतम जो कि टाइम का शॉर्टेज था तो मैं इसको दोबारा फिर से जो है जहां तक करा दिए थे उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 75 से फिर इसको करा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड पीसीएस है जो 14 जुलाई 2024 को हुआ था। इसके 75 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, 75 बचे हैं, आज उनको भी हम सॉल्व करवा देते हैं। तो जो भी विद्यार्थी रह गया उनका पूरा पेपर हो जाएगा और इसको हम गाइडलाइन में जो ओल्ड पेपर का हमारा प्लेलिस्ट है उसमें मेंशन कर देंगे कि उत्तराखंड पीसीएस 14 जुलाई 2024 पार्ट 2। तो आप उसी से इसको कैच कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। अब 74 तक हो गया था, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है ना, यहां तक हो गया था ना पॉइंट। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तो ये 74 वाले में देख लेंगे। इसका नाम हमने इसका आंसर बोला था फोटोस्फेयर, याद है। फोटोस्फेयर की बात की थी। एटॉल का आकार घोड़े की नाल अंगूठी के आकार जैसा होता है। मैकमोहन रेखा जो है वो सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन का मामला है। तो 72 के हम किस में जाएंगे, हम बी में जाएंगे ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जिनको हम लोग थोड़ा सा आप सबके साथ मिलके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फिर हमने कहा था जो ये काबिनी क्या लिखा हुआ है पॉइंट, यहां पर एक बार देख लेते हैं। लिखा है काबिनी नदी सहायक नदी है किसकी, तो ये कावेरी की है। ऐसा भी हमने आप सबको पढ़ा दिया था ना। तो यहां तक हो गया। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटी नहीं आया था, मैथ नहीं आया, रीजनिंग जो जो आएगा हम सबके आंसर देने का प्रयास करेंगे। फिर जो जिसका लेवल अपना जैसा विद्यार्थी का होगा उसके आधार पे वो पेपर को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। चलिए देखिए पॉइंट। अब 75 तक देखिए। देखिए इसमें उत्तराखंड पीसीएस है। उत्तराखंड पीसीएस में क्या है कि जो उत्तराखंड का जीके है उसके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन है। तो उस 60 क्वेश्चन को पढ़ने कोई विशेष फायदा नहीं जब तक आप उत्तराखंड से जुड़ी कोई जानकारी इंफॉर्मेशन आप ना रखते हो, ठीक है। देखते हैं पॉइंट को। बात कर रहा है यहाँ गढ़वाल हिमालय में ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थाई आवासों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे तो उत्तराखंड का क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर किसके साथ हम लोग जाएंगे, बी के साथ जाएंगे ना। हम आंसर तो सबके आपको अब दे देंगे। इसमें किसके साथ हम जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। क्या बोलेंगे, खर्क बोलेंगे ना इसको। इसको क्या बोलेंगे, खर्क। फिर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जनगणना का डेटा है, इसको सॉल्व मत करिए, या आप चाहे तो इसका आंसर भी मतलब तो ले सकते हैं। इसमें 76 वाले में डी सही होगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो 76 को आप लोग देख लीजिए। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में, जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा स्टार्ट हुआ था 1973, याद होगा आप सबको। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992। याद होगा जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं कैलाश सांखला। तो इसमें आपको आंसर देना है 77 में क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन है जिम कार्बेट, राजाजी, गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। फर्स्ट और सेकंड में ही आपको ध्यान देना चाहिए, यही दो सही हो सकते हैं। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जिम कार्बेट भी उत्तराखंड में है। इसके बाद है कुल जनसंख्या में, क्वेश्चन नंबर 78 क्या लिखा है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के परसेंटेज को, ठीक है। भारत की जो 2011 की जनगणना का आधार लगाओ, इसमें कोई मतलब नहीं, मैं आंसर दे रहा हूं, बस पढ़ने का कोई फायदा नहीं इस क्वेश्चन को। 78 के ए में जाएंगे ना, 78 का ए सही हो जाएगा। आप लोग अपना सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, गूगल से भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आंसर की तो मेरे पास कहीं ना कहीं से आई ही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, देख लेंगे इसको भी। लिखा है दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। दुर्मी ताल, देखिए वैसे तो ताल तलैया सब नैनीताल और उत्तराखंड बड़ा फेमस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चमोली, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80।
जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम से सुव्यवस्थित किया गया, सही विकल्प का चयन करिए। एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है ना, तो आरोही क्रम में इस डेटा को मैनेज करना है। मामला उत्तराखंड का ही है, तो सीधे सीधे इसका भी आंसर ही ले लीजिए आप। इसमें ए आंसर हो जाएगा। मतलब कहने क्या है, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर, चमोली, नैनीताल। निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी? ये सब उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है। यही वजह जब किसी स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरते हो तो उसका सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ता है। तो 81 वाले आंसर को भी आप लोग देख लीजिए। 81 का आंसर हो जाएगा कियोगढ़ का। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कियोगढ़। फिर है 82 पौधारोपण हेतु। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन क्वेश्चन है। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मैती आंदोलन उत्तराखंड से ही जो है मैं शुरू हुआ था। ईवीएस का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। ध्यान रखेंगे, कल्याण सिंह एक अपने उत्तर प्रदेश में सीएम भी रहे, वो नहीं, कल्याण सिंह रावत है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? लिखा है दूधा तोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करिए या मिलान करिए। ठीक है, ये भी आंसर उत्तराखंड से ही है और उत्तराखंड के लेवल का ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पिंडार और राम गंगा बेसिन यानी नदी घाटी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? भैरव घाटी, धरासू, चीरबासा और भुजबासा। क्वेश्चन नंबर 84 और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भैरव घाटी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं क्या लिखा है। 85 में है कि उंटाथुरा दर्रा, ये ठीक है वैसे, उंटाथुरा दर्रा उत्तराखंड की निम्नलिखित हिमनदों में से किसके समीप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिलम हिमनित। किसके पास हो जाएगा? मिलम हिमनित के पास हो जाएगा। फिर है अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें क्या लिखा है 86 वाले में? निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? ठीक है, साल है, टुन है, भीमल है, ओक है, या ओक को आप बाज भी कह सकते हो। तो इसमें जो किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है ओक बाज है। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, किसानों का मित्र वैसे केचुआ होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी विशेषता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाइए आप लोग। लिखा है, अब यहां से देखिए पॉलिटी स्टार्ट हो गई आपकी। यहां से जो है आपका पॉलिटी वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे से कर सकते हैं ना। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? अब एक्चुअली में लोक लेखा समिति जो है जिसको बोलते हैं पीएससी, ठीक है, लोक लेखा समिति, और ये काफी पुरानी भी है। अगर आप देखेंगे तो ये 1921 लोक लेखा समिति, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पर है। और इसमें जो मेंबर होते हैं वो 22 होते हैं। मतलब कहने का क्या है, 15 और 7, 15 लोकसभा से, 7 हो जाएंगे राज्यसभा से। वैसे इसका मेन काम क्या है? ऑडिट करना होता है ना, समीक्षा करना होता है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो वही लिखा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक यानी प्रतिवेदनों की जांच करना, सरकार की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना, प्रधानमंत्री को सुझाव देना और आदेश पारित करना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है सुझाव नहीं देगा, ये नहीं देगा, सिर्फ ये वाला सही है। ये सीएजी की रिपोर्ट का ऑडिट करता है बस। ठीक है, यही इसका मुख्य काम है लोक लेखा समिति का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, एक पॉलिटी क्वेश्चन हो गया। अगला देखो पॉलिटी का, या पॉलिटी नहीं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अच्छा है, कर सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ है यहां पर कि निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन, जिसको आप लोग आसियान समझते हैं इंग्लिश भाषा में, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आसियान का मुख्यालय पूछा गया। तो आसियान का मुख्यालय सबको पता है, जकार्ता इज द राइट आंसर। जकार्ता के साथ हो लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 89। ठीक है, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्षों से मेल नहीं खाती? मतलब जब संधि हुई है तो उसका वर्ष उसके सामने सही से मैच नहीं करता है। तो इसको भी देख लेंगे क्या सही हो जाएगा ना, इसके साथ सही से मैच नहीं खा रही। तो लिखा है परमाणु अप्रसार संधि 1970 सही है। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं 2 समझौता 1967,
आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, न्यूक्लियर मुक्ति समुद्र तल संधि 1972। तो इसमें जो कह रहा है कि सही मेल नहीं खाते हैं वो बी के साथ जाएंगे, इसमें बी सही हो जाएगा ना, क्लियर हो गया। तो क्या किसके साथ जाएंगे, बी के साथ, यही जो है रॉन्ग ऑप्शन है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। दर्शन मतलब ये आपसे साफ साफ पूछ रहा है, डीपीएसपी की बात कर रहा है ना। तो साम्यवादी तत्व, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन नहीं है ना। तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो ये सब तो है, कल्याणकारी है, समाजवादी, राजनीतिक है, साम्यवादी राज्य की बात नहीं कही है, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है ना ये पॉइंट। फिर है 91 क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था। गणतंत्र है, बिल्कुल है, विश्वसनीय है, समाजवादी है, गैर धार्मिक है। ठीक है, बताइए इसमें से क्या है क्या नहीं है, कौन से, ठीक है, कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे ये बताना है, कौन से थे उनको नहीं बताना। तो इसमें जो एक विश्वसनीय आया है, ठीक है, और गैर धार्मिक आया है, तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। गणतंत्र तो है, समाजवादी भी नहीं है, ठीक है, गणतंत्र तो है, विश्वसनीय, समाजवादी, गैर धार्मिक। तो इसका मतलब आप 2, 3, 4 के साथ जाओ, यही सही होना चाहिए ऑप्शन 2, 3, 4, ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है ना। तो जो 26 नवंबर 1949 की बात है उसके आधार पे देखेंगे, बाकी संविधान में कभी कुछ ऐड हुआ है तो उसको थोड़ी देखेंगे ना, उसको तो बाद में देखेंगे। तो आंसर इसमें क्या हो जाए, गणतंत्र सही है, बाकी ये दोनों इससे मैच नहीं खाते, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे आप लोग, क्या लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 सही 1 सही नहीं है। तो ये संसद की विधायी शक्तियों से मतलब जुड़ा हुआ है, सही है। अनुच्छेद 123 में इसका प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। संसद के सत्र को दोबारा शुरू होने से 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा अगर नहीं पास हुआ, ये बात सही है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता, ये बात जो है ये सही नहीं है। तो किसके साथ जाएंगे, डी इज द राइट आंसर, 92 में डी के साथ जाएंगे ना। चलो फिर आगे देखिए पॉइंट क्या है, 93 में भी मिलान करना है, उत्तराखंड जीके है ये। परियोजना का नाम है, नदी है, कोटेश्वर है, कुल्हड़ है, तपोवन विष्णुगाड़ है, विष्णुप्रयाग है, आसन, अलकनंदा, भागीरथी, धौली, कुछ तो मिला ले जाएंगे आप लोग। इसमें सीधे सीधे डी के साथ जाइए, डी सही है, इसी को आप कर लीजिएगा ना। 3, 1, 4, 2, ठीक है, 3, 1, ए का 3, बी का 1, सी का चौथा, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, ठीक है। 94 में आइए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, 2-2 साल पे आती है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वानाछित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये बताना है आपको। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रुद्रप्रयाग सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है। तो राज्य का प्रमुख वैसे तो देखा जाए तो राज्यपाल का ऑप्शन यहां होना चाहिए, वो है नहीं। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख, जब राज्यपाल की बात नहीं होती या कुछ नहीं होता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति का एक दूत होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है। भाग 3, भाग 4, भाग 6, भाग 11, आप इजिली कर ले जाओगे। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, कुछ करना नहीं। भाग 4 में डीपीएसपी है, ये भी हो जाएगा। भाग 6 में स्टेट की बात करते हैं, तो भाग 11 ही तो सही हो जाएगा ना, काम खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। फिर देखते हैं पॉइंट क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 97 ना। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यापार एवं व्यवसाय की फ्रीडम, विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसमें यह पूछा गया है कि ब्रिटेन के नागरिकों कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आर्टिकल 20 और 21 में जाइए, जो किसी भी विदेशी को नहीं दिए गए हैं ना, इसमें जाइए आप, कौन कौन से जो है मौलिक अधिकार जो है विदेशियों के लिए नहीं है ना।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका काम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें यही आप जाइए, व्यापार एवं व्यवसाय की, ये नहीं प्राप्त है, बाकी सब कुछ है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किन किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? तो दादरा नगर हवेली, गोवा दमन दीव, दमन व दीव, पुडुचेरी। तो राष्ट्रपति के पास इसमें सबके सब यूटी ही है। देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 98 का। का क्या हो जाएगा? 1 2 4 दिखा रहा है, 1 2 4, गोवा दमन दीव। निम्नलिखित के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित किस पर विनियम बनाने की शक्ति है? तो शक्ति बता रहे हैं कि इसके पास है, इनमें है, इनमें है, दो में नहीं है, क्योंकि इसमें गोवा आ गया है। गोवा क्या एक राज्य है ना, दमन दीप होता तो हो जाता, गोवा क्या है स्टेट है, तो गोवा में सीएम भी होगा, राज्यपाल भी होगी, विधानसभा होगी। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना दमन दीप तो है लेकिन गोवा जोड़ दिया ना, तो 1 2 4 सही हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे ना भाई, केंद्र शासित प्रदेशों मामले में तो राष्ट्रपति ही बनाता है, लेकिन अगर राज्य है तो फिर वहां पर विधानसभा होगी, तो उसको अधिकार होते हैं ये सब करने के। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 99, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किससे परिलक्षित होता है? ठीक है, प्रस्तावना से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, राज्य के डीपीएसपी। अब अगर आप विचार कर सकते तो ए या बी में से किसी एक पे जाइए, यही ए और बी सही हो जाएंगे, तो प्रस्तावना है सबसे ज्यादा बेहतर, इसको लगाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है। वाराणसी संगीत, चेन्नई संगीत, पुणे साहित्य, कोझिकोड, कौन सा नहीं? इसका 3 है, कोई एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर जाएंगे 100 के साथ, इसमें पुणे को बाहर कर दीजिए, बाकी सब है, कोझिकोड है, वाराणसी, चेन्नई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो जब भी वो पद से हटाया जाएगा तो वो सीधे सीधे राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटता है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाइए आप लोग। 102 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का ये कर्तव्य कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे, वो देश के सुशासन में मौलिक है, ये राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश है। अब डीपीएसपी के बारे में पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप कंफर्म जो है दे ले जाएंगे ना। ये राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ऐसा नहीं है, कोई कानूनी राइट नहीं है, राज्य इनको स्वेच्छा से इनको लागू करते हैं ना। इसके बाद क्या है पॉइंट सी? किसी निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? ये बता ले जाएंगे आप। ठीक है, सतपाल जी महाराज हैं, एनडी तिवारी भी, ये तो यूपी के भी रहे, उत्तराखंड के भी रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा? नित्यानंद स्वामी। ये पढ़ के जाइए, जब कोई उत्तराखंड पेपर दो, यूपी दो, तो ये पढ़ के जाना चाहिए क्या सही होगा ना। राइट, सॉरी, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? एक मिनट, इसको सही कर लेंगे, एनडी तिवारी ना। चलिए, नित्यानंद स्वामी काट दीजिए, रहे सब है, एनडी तिवारी इज द राइट आंसर होगा ना, एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। फिर इसके बाद क्या बोला गया है कि उत्तराखंड की पहली विधानसभा में महिला विधायक संख्या कितनी थी? पहली जो विधानसभा थी। अब ये भी एक प्रकार से हिस्टोरिकल डेटा पूछा है, जीके पूछा है, तो पहली जो पहली विधानसभा में महिला विधायक संख्या पूछी गई जब ये गठन इसका उत्तराखंड का हुआ, तब की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी संख्या 4 हो जाएगी। अब ये सब ज्यादा आप ना पढ़िएगा, उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने भीतर का मेंबर उसे बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। जब तक वो सदन का मेंबर है, अध्यक्ष रहता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता, सही। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात भी सही है। तो क्या इसमें रॉन्ग हो रहा, ये देखना है आप सबको। ठीक है, तो क्या लिखा है? अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, क्योंकि जिसको सही नहीं है ना, तो इसका मतलब जिसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है वो वैसे भी किसी न किसी मतलब सदन का मेंबर ही होगा। तो अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा का मेंबर होगा, कौन सा सही नहीं है? तो अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर सदन का मेंबर बनना चाहिए ना, तो जिसको बनाएंगे वो खुद ही
किसी न किसी हाउस का मेंबर होगा, ऐसे व्यक्ति को बना ही नहीं सकते, क्योंकि कैसे लाएंगे उसको आप? भाई मंत्री बना सकते हैं लेकिन ऐसे तो बना नहीं पाएंगे। तो यही वाला पॉइंट जो है गलत है, क्योंकि जो लोकसभा का मेंबर होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। तो मेंबर नहीं तो अध्यक्ष की बात ही नहीं, वो हाउस में आएगा ही नहीं, कैसे 6 महीने तक काम करेगा? इसके बाद क्या पॉइंट है? 106 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन 106 नंबर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है, यानी पहले रहा होगा अब नहीं है, कौन कौन सा? राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, योजना आयोग, ये नहीं है सी वाला, क्योंकि योजना आयोग की जगह पर अब क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। देखिए आप लोग पढ़ते हो, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आते। निम्नलिखित में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? कोई ऐसी लोकसभा बताओ जिसने अपना 5वां कार्यकाल ना पूरा किया हो। ये 16वीं, ठीक है, 8वीं, दूसरी में तो जाना नहीं है, आपको सीधे सीधे जाना है, ठीक है। आप जाइए तो 8वीं में जाइए, तो 13वीं में जाइए, तो ये सब तो पूरा किया है, ये वाले ही पूरे किए। 13वीं लोकसभा जो है ये सही नहीं है, इसका कार्यकाल नहीं पूरा हो पाया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय फेमा कब अस्तित्व में आया? एक तो फेमा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, फेमा, ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये कब आया यही पूछा गया आपसे, तो सीधे सीधे इसमें कर दीजिए 1999, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा ना। इसके बाद देखते हैं पॉइंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 108 अभी नहीं हुआ ना, इसको पढ़ लीजिए। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है आर्टिकल 263, राष्ट्रपति ही करते हैं इसकी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, याद रखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें काले धन के सृजन संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित हैं, सही है। कर चोरी और तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। इस अधिनियम दायरे में आने वाले केस गैर जमानती होते हैं ना, तो इसमें 110 में किसके साथ जाएंगे? इसमें और फिर क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं, ये तो अधिकार तो है मंगवाने का। वैश्विक अर्थव्यवस्था, यही जो है सही नहीं है, अधिकार है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान, जैसे ब्रिक्स पढ़ते हैं तो ब्रिक्स के बारे में पूछा गया, पीसीएस लेवल का एग्जाम है। क्या है इसमें? विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक भाग आता है, ठीक है। अब चाइना और इंडिया है तो ये तो पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसमें विश्व के कुल जीडीपी का 24% भाग आता है। वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है। प्रथम ब्रिक्स बैठक 2009 रूस में संपन्न हुई थी, बिल्कुल सही है। अब बी और सी में ही विचार कर सकते हैं, बी और सी में क्या हो जाएगा ना, इसका मतलब सी को जाइए, सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। फिर क्योंकि चाइना की भी जीडीपी ठीक है, भारत की भी ठीक हो रही है, रूस की भी थोड़ी बहुत ठीक है, ठीक है, तो सारे कंट्री दिग्गज ही ब्रिक्स में है। इसके बाद लिखा है सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? एसडीजी पूछा है, ठीक है, ये रिपोर्ट बतानी है। 111, 112, 131, 140, राइट आंसर होगा 112। पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभाव में कब आई? वैसे है तो 18 से, प्रभाव कब हुई? 24 फरवरी 2019 से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है कि भारत की आबादी कब तक स्थिर हो जाएगी? 2030, 35, 40, 45, इसमें क्या सही हो सकता है? स्थिर होने का लक्ष्य रखा गया है 2045, ये सब डेटा ध्यान रखेंगे ना। इसके बाद क्या है पॉइंट? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं? देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और शायद आप लोग कभी कभी पढ़े हो, हमने पढ़ाया भी। साप्टा और एक है साप्टा, ठीक है, ये दोनों रिलेट है सार्क से, ठीक है, तो सीधा मतलब जब सार्क से जुड़े हैं तो इसमें कौन कौन देश नहीं आएगा? मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो चीन इज नॉट द पार्ट ऑफ साप्टा। साप्टा कहे साउथ एशियन प्रेफरेंशियल
और साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों ये जो संगठन है, दोनों जो व्यापार के क्षेत्र हैं या दोनों जो ये जो दोनों एक एग्रीमेंट है, ये सार्क देशों के मध्य होते हैं। तो चीन सार्क का मेंबर नहीं, उसके मध्य होगा नहीं। इसके बाद पॉइंट आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है 116 नंबर। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति माप कहलाती है। मूल को और नहीं, यानी परिष्कृत सिर्फ शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति कही जाएगी, ठीक है। मूल कोर में इसमें नहीं आए। खाद्य और ऊर्जा है ना, उसके भी उसमें कैटेगरी है ना कई। फिर निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासी परिषद के भाग नहीं है? सभी राज्य के सीएम है, बिल्कुल है, ये भी आए हुए थे, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली पौंडचेरी के ये भी है। राज्यों के राज्यपाल, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर 117, इसमें किसके साथ जाएंगे? राज्यों के राज्यपाल को इसमें नहीं शामिल करते, क्योंकि सीएम राज्यपाल एक ही दो पहलू होते हैं। अगर कोई सीएम ना आना चाहे तो अपनी तरफ से वो राज्यपाल को रिकमेंड कर सकता है, किसी मंत्री भेज सकता है, ये नहीं है। ये बात कर रहे हैं किसकी? ये उसकी बात कर रहे हैं, नीति आयोग काउंसिल की। नीति आयोग काउंसिल की बात हो रही है ना, तो ये ध्यान रखेंगे ना, नीति आयोग काउंसिल। फिर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? अब ये सब क्वेश्चन एक्चुअली उत्तराखंड के जीके बेस है। अब ये वही कर पाएगा जो उत्तराखंड का पढ़ा होगा। इसका आंसर भले आप ले लो, क्योंकि इसकी जानकारी तो हम सबको भी नहीं रहती। पंकज पुरोहित। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित? वैसे लोकसभा सीटें उत्तराखंड में है कितनी? उत्तराखंड में लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, ठीक है। तो करे कौन सी सीट आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। केंद्र सरकार में उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2019 मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री थे? वो एक ही व्यक्ति रहे, रमेश पोखरियाल निशंक साहब, ठीक है। ये भी थोड़ा ओल्ड डेटा पूछा है। अगला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू किया गया था, किस वर्ष की बात है ना? तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट में स्टार्ट किया गया था, और इसका आंसर है 2007 और 8, ए के साथ जाएंगे ना। देखिए अब पीसीएस वगैरह में ओल्ड डेटा पूछते हैं, उसी लेवल से आपको पढ़ना पड़ता। फिर क्या लिखा है? वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान था? सब उत्तराखंड जी के भरा पड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊधम सिंह नगर, ठीक है। उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज में पूछा गया है? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल हो जाएगा। थोड़ा जाते घूमने टहलने तो वहां आपको जंगली क्षेत्र ज्यादा मिलता है। फिर है क्वेश्चन 120 में, उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया था? एक केंद्र सरकार का है, एक राज्य वाला है। तो राज्य वाला देख लेंगे, लेकिन ये पूछेगा उत्तराखंड के सेंस में ही, तो वही आपको पढ़ना है। तो इसका आंसर है 2005 में, ठीक है। फिर क्या लिखा है? NFHS 19-21 सर्वेक्षण उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में क्या थी? अब ये डेटा वैसे ओल्ड है, इसको पढ़ने कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 में आ जाओ, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो गीगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज है, ये सब स्पीड के सूचक होते हैं, रफ्तार के। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? 127 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी पढ़ के जाना चाहिए आप सबको। इसमें आंसर हो जाएगा प्रोलॉग। 1200 से 2400 बिट पर सेकेंड तक मध्यम संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? ये सब भी क्वेश्चन उसी बेस के हैं। इसमें भी आंसर हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा इसका क्या सही आंसर आ रहा है। हम आंसर दिए दे रहे हैं, बट आप सॉल्व कर लीजिएगा, या इसमें साइंस आ गई है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ए राइट आंसर होगा ना। 130 क्या होगा? 2 झिरियां 1 मिलीमीटर दूर बनाई जाती है ना, 2 झिरियां, ठीक है। ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 mm। एक 0.12 kg द्रव्यमान की गेंद है ना, ये तो सब सॉल्व करेंगे, सब की सब फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 131 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तरंगदैर्घ्य वगैरह का फार्मूले जो होते हैं, भाई जिसको पेपर निकालना है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कुछ पूछेंगे सब आपको आना चाहिए, सब पर पकड़ होनी चाहिए, तभी काम चलेगा।
इसके बाद क्या पॉइंट है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों, क्या रीजन है, ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है। 132 हो गया। अब बात करते हैं 133। लिखा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। अब यही सब उत्तराखंड का भर दिया है पूरा पूरा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तराखंड का कितना परसेंटेज लगभग मैदानी भागों में आता है ना, जो अब पहाड़ी है इलाका, तो मैदानी क्षेत्र कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14% ना। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन एनएमएसए से संबंधित नहीं है। आरएडी, एसएससी, आरकेवीवाई, पीएमकेएसवाई, इसमें क्या सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पीएमकेएसवाई, ठीक है। उत्तराखंड में यूटीडीबी की स्थापना किसको प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी, तो इसका आंसर है पर्यटन टूरिज्म को लेकर, सॉरी ये नहीं होगा, बी सही हो जाएगा, बी के साथ जाएंगे। फिर क्वेश्चन है 137, कुछ एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन है, इनको पढ़ लीजिए आप लोग। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम व पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधित है। इसका मतलब सीधे सीधे संविधान संशोधन पूछ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा 1976। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा 48A हो जाएगा, राइट, ठीक है। 138 पे आ जाइए आप सभी लोग। 138 में क्या हो जाएगा, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्रभूमि और दलदल के पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जलस्तर में उतार चढ़ाव होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सी के साथ जाइए आप, एरेनकाइमा ऊतक। ग्लोबल वार्मिंग में निम्नलिखित में से विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया। गलत जोड़ी की पहचान करिए। अगर ईवीएस पढ़े हैं तो सबसे ज्यादा या सबसे कम, इसको आपको पहचान करना है। इसका है सबसे योगदान की बात कही तो CO2 का है, दिखा रहा CO2 का 40% है, कार्बन डाइऑक्साइड का है सबका योगदान। गलत जोड़ी पहचान करना। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेलमैन बॉक्समैन। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, डिजाइन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर है 141, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो इसमें किसके साथ जाएंगे, इंसुलिन के साथ जाएंगे ना। फिर है कि लिखा हुआ है हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है। ये सब आपके साइंस वाले बेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलस्टीन। फिर है क्वेश्चन 143, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी रूप में किया जाता है जब किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी, इसके साथ जाएंगे ना, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गोविंद वन्य जीव विहार, केदारनाथ, ये उत्तराखंड का ही पूछ लिया है। फूलों घाटी तो सबको पता है उत्तराखंड में है, चमोली में। तो कौन सा सही नहीं है, केदारनाथ वन्य जीव विहार, सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर वही क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछ रहे हैं, सब उत्तराखंड कवर के पूछ लिया है लोगों ने। तो इसका क्या है मतलब कहने का है, ठीक है। गोविंद वन्य जीव विहार हो गया, तो केदारनाथ वन्य जीव विहार एक में हो जाएगा, एक में गोविंद वन्य जीव विहार हो जाएगा। 144, 145 उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड का जीके बहुत ज्यादा पूछा है। हमारा उद्देश्य था पॉलिटी, हिस्ट्री, जैसे जो कोर सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऐसे क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं ना आप। इसके बाद क्या है पॉइंट, क्वेश्चन है 146, ये पढ़ाया हुआ, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का है
और अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ाया भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था, वो किस राज्य में स्थित था? ये मामला अरुणाचल प्रदेश का है। वहां एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था अंजा डिस्ट्रिक्ट, अंजा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अंजा था। वहीं पर मालोगाम का नाम बनाया गया था। तो वही एक महिला एक ही मतदाता थी, तो 100% मतदान हुआ नहीं हुआ, ये करंट में पढ़ाया गया है। एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है, तो इस पदार्थ का 3/4 भाग 6 होने में कितना समय लगेगा? अब ये तो एक प्रकार से साइंस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 8 महीने। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक, दुर्लभ और संकटग्रस्त जो है प्रजातियों समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये बताना है आपको। तो ये बता ले जाएंगे हम लोग, जो संकटग्रस्त हैं, विलुप्त होने वाले हैं, ये सब किस पे आएंगे? सब हॉट स्पॉट है ना, हॉट स्पॉट में आएंगे ना, ये पॉइंट ध्यान देना। फिर क्वेश्चन नंबर 150 है, वह जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर देना है आपको। तो वो कहलाते हैं साइक्रोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, ठीक है। तो ध्यान रखें, सोचिए हमने आज कोई आपकी हेल्प नहीं ली, सिर्फ हमने प्रश्न देखे और जो मेरा सब्जेक्ट था उसमें थोड़ी हेल्प की हमने, बाकी सब जगह हमने आंसर की से आंसर आपको दे दिए। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि जो जहां तैयारी करते हो करो, लेकिन दिमाग में ये रखे रहो कि अगर कभी कोई आपको सिविल के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास करिए। यहां लमसम जितने ओल्ड पेपर है, अभी तो शुरुआत है, जस्ट 1 महीना चैनल को बनाए हो गया है, हम धीमे धीमे सारे ओल्ड पेपरों का कलेक्शन रखेंगे इस अपने प्लेटफॉर्म पर। तो जो भी विद्यार्थी अपना जीएस सही करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, जरूर एक बार इस प्लेटफॉर्म जुड़िए। और कैसा हमारा एफर्ट रहा ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने जीएस जीके को डेली से चेक कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से पढ़िए, किसी कंपटीशन को निकालने में थोड़ा बहुत तो समय जाता ही जाता है ना। ठीक है, चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और इससे पहले वाला जो सेशन है वो हमने आपको पढ़ा दिया है, तो उसका कुछ सेगमेंट जो है आप मेरे द्वारा कंप्लीट कर दिया गया, आधा पार्ट, और आधा पार्ट मैंने इसको आज कंप्लीट कर दिया है ना। ये बात हो गई ना कंप्लीट, क्लियर है? तो चलो फिर देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर एक बार कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा कैसा ये रहा हमारा प्रयास। बाकी ओल्ड पेपर आप जब कहोगे तो हर संडे संडे होते हैं। ज्यादातर कोशिश क्यों लाइव क्यों नहीं करते? लाइव में टाइम बहुत वेस्ट होता है। सोचिए 75 क्वेश्चन करने मुझे 1.5 घंटा लग गया, इसीलिए लोग आंसर की देके उसको सॉल्व कर देते। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी लोग जुड़ने का प्रयास करिए, बहुत बहुत आभार।